नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभित शर्मा। देश में कोरोना एक बार फिर कहर बरपाने की ओर बढ़ रहा है। दरअसल नए साल में पहली बार एक दिन में कोरोना के नए केस 28,000 के पार चले गए हैं, जबकि कुछ दिन पहले ये आंकड़ा 20,000, जबकि जनवरी फरवरी की कुछ तारीखों में कोरोना के नए केस मिलने की संख्या 10,000 से भी कम हो गई थी। लेकिन आज की तारीख में कोरोना फिर बेकाबू होने की ओर बढ़ रहा है। लिहाजा केंद्र के साथ ही सभी राज्यों में सरकार की चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए पीएम मोदी ने आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए बुधवार को मुख्यमंत्रियों संग बैठक भी की, जिसमें सीएम शिवराज मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें हर हाल में कोरोना महामारी को हराना होगा। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बड़ी बातें कही, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना का ग्राफ अचानक से बढ़ा क्यों, वो भी तब जब वैक्सीनेशन का दौर जारी है। आखिर कमी कहां रह गई? क्या ये लापरवाही का नतीजा है? इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही चर्चा होगी असम में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी है। असम के महारण में कांग्रेस का पूरा दारोमदार छत्तीसगढ़ सरकार और यहां के कांग्रेस नेताओं पर है। सीएम भूपेश बघेल समेत प्रदेश के 100 से ज्यादा छोटे बड़े नेता असम की अलग अलग विधानसभाओं में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। सीएम भूपेश की कोर टीम वहां के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर बूथ लेवल पर मैनेजमेंट के गुर सिखा रही है। वहीं बीजेपी ने पहले चरण के लिए 22 जो नेता है छत्तीसगढ़ की, उनकी एक टीम जो है भेजी है, जो संगठन महामंत्री पवन साय के नेतृत्व में बूथ स्तर पर काम कर रही है। खैर, महारण में जीत की जो कवायद है वो किसकी दमदार है और किसका प्रचार ज्यादा असरदार है, ये जानने के लिए जनता मांगे जवाब में पहले बात असम में छक की छाया के मुद्दे पर ही होगी। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। इसमें सत्तारूढ़ भाजपा के 60 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 26 सीटें हैं। वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। आपको यह भी बता दें कि 2001 से 15 साल तक कांग्रेस राज्य में सत्ता में रही थी। वहीं कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग का मुकाबला करने के लिए एआईयूडीएफ, भाकपा, माकपा और आंचलिक गढ़ मोर्चा के साथ महागठबंधन बनाया है। इतना ही नहीं, असम में जीत के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत वहां के 100 से भी ज्यादा नेताओं को उतारा है, जबकि बीजेपी से भी छत्तीसगढ़ के 22 नेता मोर्चे पर डटे हैं और सभी अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि सत्ता का संग्राम तो कोई एक ही जीतेगा। खैर, असम के महारण में छत्तीसगढ़ की जो छाया है उस पर विस्तार से बात करें उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी ने यहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेताओं को जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही तमाम कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ के मॉडल को दिखाकर असम में कांग्रेस के खोए जनाधार को फिर हासिल करने में जुटे हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जिस तरह साल 2018 का चुनाव लड़ा, उसी तर्ज पर वो असम में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस यहां महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, जिसमें एआईयूडीएफ, बीपीएफ, माकपा, भाकपा और आंचलिक गढ़ मोर्चा शामिल है। महागठबंधन असम की कुल 126 सीटों में 100 से ज्यादा पर जीत हासिल कर सरकार बनाने का दावा कर रहा है। असम के महारण में सीएम भूपेश के साथ ही छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी डटे हुए हैं। विकास उपाध्याय असम के प्रभारी सचिव हैं। वे बीते 2-2.5 महीनों से अलग अलग विधानसभाओं में सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल की कोर टीम भी बीते 2 महीनों से असम में है। इसमें सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग, राजेश तिवारी प्रमुख रूप से शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया और अमरजीत भगत भी जल्द ही असम के दौरे पर जाएंगे। अगर बात बीजेपी की करें तो उसने छत्तीसगढ़ के अपने 22 नेताओं की असम में ड्यूटी लगाई है। सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, संजय श्रीवास्तव, अनुराग सिंह देव, नवीन मानकंडे समेत कई पदाधिकारी राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं के मैनेजमेंट के साथ चुनावी रणनीति बना रहे हैं। असम दौरे पर जाते समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि असम में चल रही सिंडिकेट बीजेपी सरकार का समय पूरा हो चुका है। उनके मुताबिक असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 5 बड़े वादों को पूरा करेगी।
इसमें पहला है, असम में CAA लागू नहीं होगा। चाय बागान कर्मियों को 365 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान, हर गृहिणी को 2000 रुपए मासिक भुगतान, 200 यूनिट तक का बिजली बिल माफ और 5 साल में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। पहले कांग्रेस को बहुत हल्के में आंक रहे थे जब हम लोग गए थे चुनाव समय प्रारंभिक तौर पे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है कांग्रेस और महागठबंधन की ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और ये प्रथम चरण के चुनाव के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने वाली। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दावा कर रहे हैं कि इस बार असम में बीजेपी बेहतर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब की बार जनता बीजेपी सरकार के विकास कार्यों पर जीत की मोहर लगाएगी। ये लगता है कि पिछले बार से बेहतर बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी असम में फिर से सरकार बनाने जा रही है। असम का विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी के नेताओं के लिए अहम हो गया है। असम चुनाव के नतीजों से छत्तीसगढ़ के कई नेताओं की कद पर भी काफी असर पड़ेगा। बहरहाल अब किन नेताओं का राष्ट्रीय स्तर पर ग्राफ बढ़ेगा और किन का घटेगा, इसके लिए 2 मई का इंतजार करना होगा, जब असम समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। तो असम में छत्तीसगढ़ की जो छाया है उस पर अब चलिए चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है। बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी, अनुराग जी आपका स्वागत है। कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी भी जुड़ेंगे और हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र कानूनगो जी। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाए, जिस तरह असम में जो चुनाव होना है, 3 चरणों में चुनाव है असम का, और जिस तरह से जो कांग्रेस और बीजेपी की जो नेता हैं छत्तीसगढ़ से असम भेजे गए हैं, खासतौर से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से जो है बड़ी संख्या में नेता जो है वहां प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इसमें सीएम भूपेश बघेल खुद शामिल हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो पूरी टीम उतार दी गई है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी जो पूरी टीम उतारी है, सुरेंद्र जी क्या लगता है कि ये कॉन्फिडेंस है या कहीं कॉन्फिडेंस लूज है कि जिस तरह से आप इतना ये बड़ी टीम को आपने भेज दिया है, कुछ बड़े चेहरे भेज देते वही काफी होते हैं? पूरे देश में यह स्थापित हो गया है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित हुआ है, जो सुशासन की हम परिकल्पना करते हैं। और निश्चित रूप से इसमें बड़ा योगदान जो है सरकार के साथ साथ संगठन की भी भूमिका रही है। जो फीडबैक ग्राउंड लेवल से आके सरकार तक पहुंचते हैं उसमें संगठन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं को बड़ी भूमिका मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। विगत 2-2.5 महीने से लगातार छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं संगठन के और सत्ता में रहे और मंत्रियों का भी लगातार वहां कद बढ़ा है। देखिए, ये लोकतंत्र का त्योहार है शर्मा जी, इसमें किसी भी पार्टी को अगर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी मिलती है तो ये प्रदेश की जनता के लिए गर्व का विषय है। हमें और अधिक खुशी होती कि हालांकि लेकिन विपरीत विचारधारा के हैं, दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन सुरेंद्र जी चिंता भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सुरेंद्र जी ठीक है, ये अच्छी बात है कि ठीक लोकतंत्र का पर्व है, सबको शामिल होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता वाली भी बात भी तो है कि आप एक प्रदेश से जो है 100 से ज्यादा नेताओं को, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, क्या आपके पास जो वहां पे असम में जो कांग्रेस नेता हैं या जो आपने महागठबंधन बनाया है वो ऐसे चेहरे दमदार नहीं, जिसके चलते आपको इस तरह का कांग्रेस आला कमान को निर्णय लेना पड़ा कि 100 से ज्यादा छत्तीसगढ़ के नेताओं को आपको उतारना पड़ा चुनाव में? सवाल तो ये भी उठ रहा है ना शर्मा जी। ऐसी बात नहीं है। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी वहां पे मुख्य ऑब्जर्वर बनाए गए। उसके साथ साथ विकास उपाध्याय जी हैं जो कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी है यहाँ की, राष्ट्रीय सचिव बनाकर उनको असम का प्रभार दिया गया। क्योंकि वो वहां के प्रभार में है इसलिए उनका जाना स्वाभाविक है। और जिस प्रकार से कांग्रेस संगठन ने लगातार प्रयास करके, हमने यहाँ 2018 के विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो हमने प्रत्येक विधानसभा में जाकर संकल्प शिविर लगाया, कार्यकर्ताओं को एकजुट करके जो जोश भरा। तो जो टीम यहाँ पर काम करी है 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद
15 सीट में समेटना, और ये उपलब्धि है राष्ट्रीय स्तर पर। इसका कोई दूसरा उदाहरण जो है देश में फिलहाल नहीं है। तो निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता हैं, छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर उनको जिम्मेदारी मिलना स्वाभाविक है, और ये प्रत्येक छत्तीसगढ़िया के लिए गर्व का विषय है। हम तो यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में भाजपा के भी 2-3 नेताओं का नाम शामिल होता तो छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात थी। निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम देख रहे हैं कि नाम के लिए तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री बना दिए जाते हैं, लेकिन नहीं, वहां हो सकता है बीजेपी को यही लग रहा हो कि मोदी काफी हैं, प्रधानमंत्री मोदी काफी हैं, ये भी तो हो सकता है ना। देखिए, बड़े नेताओं को उन्होंने कहा ठीक है हम अपने युवाओं को भेज देते हैं, यही काफी, यही इसी से काम चल जाएगा। शर्मा जी इसका उदाहरण हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा और देश के तमाम राज्यों में देखा। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा सफाया हो गया था, और जो लोकसभा के चुनाव हुए निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हुए, और उसके तुरंत बाद फिर से स्थानीय निकाय और नगर पंचायतों के चुनाव हुए, तो उसके मुद्दे अलग थे। तो यह कहना कि प्रधानमंत्री जी के नाम पर असम में वोटिंग होगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर इस खुशफहमी में है तो इनका भ्रम भी बहुत जल्दी टूट जाएगा। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस संगठन वहां पर काम कर रही है, छत्तीसगढ़ के नेता और कार्यकर्ता वहां पर जाके काम कर रहे हैं, तो उससे जो माहौल है निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, और एक बड़ा उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि ये ताजा उदाहरण है 2 साल के अंदर 32 राष्ट्रीय पुरस्कार किसी राज्य को मिलना और अनेक अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिमान स्थापित करना, ये गर्व का विषय है प्रत्येक छत्तीसगढ़िया के लिए, और निश्चित रूप से असम में भी सफलता मिलेगी, हमें पूरा विश्वास। जी ठीक है, आपके पास आएंगे सुरेंद्र जी। अनुराग जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ठीक है, जिस तरह से आपके यहाँ से जो छत्तीसगढ़ बीजेपी से जो नाम भेजे गए 22 लोग जो भेजे गए हैं, उसमें रमन सिंह नहीं है, उनके अलावा और भी कई दिग्गज नेता हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल जी को ले लीजिए या बाकी और अन्य बड़े नेताओं को ले लीजिए, उनका नाम नहीं है। तो इसको लेकर के सवाल उठता रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो है अब विश्वास भरोसा नहीं रहा है जो बीजेपी हाईकमान है उसको। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से जो आपके 22 लोग अभी फिलहाल प्रचार में डटे हुए हैं असम में, क्या लगता है ये काफी है? बीजेपी की जो 100 से ज्यादा की टीम छत्तीसगढ़ की वहां तैनात है, उन पर भारी पड़ने के लिए काफी है? अनुराग जी। देखिए शर्मा जी, एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी है कि पूरे प्रदेश में, अगर पूरे देश में कहीं भी किसी प्रकार का चुनाव हो तो विभिन्न प्रदेशों से कुछ लोगों को वहां पे व्यवस्था और मैनेजमेंट के तहत भेजा जाता है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी वहां पर बूथ स्तरीय मैनेजमेंट के लिए भेजा गया। आपने एक सवाल उठाया माननीय प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र जी से, कि ऐसी क्या बात है कि यहाँ से 100 से अधिक लोग आसाम में लगाए गए, ये विश्वास का विषय है कि अविश्वास का विषय है? मुझे सचमुच इस बात का प्रश्न का उत्तर चाहिए कि सरकारी खर्चे पे चार्टर्ड प्लेन से मुख्यमंत्री जी लगातार वहां पे जाते हैं, अपने राजनीतिक सलाहकारों को जो छत्तीसगढ़ सरकार से तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं, चाहे रुचिर जी हो, चाहे विनोद जी हो, चाहे राजेश तिवारी जी हो, वहां पे वो लगा कर रखते हैं और पूरा का पूरा कांग्रेस वहां पर जाके बैठा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है और इसका खर्चा कौन उठा रहा है? मतलब ये बड़ा एक सोचने का प्रश्न है। और आपके इसी प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। ये वहां पे राजनीतिक मैनेजमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। हम लगातार जो आरोप लगाते हैं ये सूटकेस मैनेजमेंट के लिए वहां पे जाते हैं। जो छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार भारतीय जनता पार्टी एटीएम का आरोप लगाती है, ये सिद्ध हो रहा है। क्योंकि पूरे देश में आप हालत देखिए कि कहीं भी कांग्रेस की सरकार ऐसी नहीं है जो वहां जाके इस सूटकेस मैनेजमेंट को संभाल पाए। इसलिए मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार को दी गई है। भूपेश बघेल जी इतना बड़ा चेहरा नहीं है कि आम असमिया उसे पहचानता हो, और कांग्रेस में आज की डेट में नेतृत्व में चेहरे की बड़ी कमी महसूस की गई है। ये एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयत्न है। आप देखिएगा कि 23 राष्ट्रीय स्तर के इनके नेता ने इनके नेतृत्व पे सवाल उठाया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी उनकी स्थिति दिखाने के लिए भूपेश बघेल जी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब भूपेश बघेल जी के वहां जाके शब्द देखिए, ये वो जो आरोप यहाँ पे उनके ऊपर है, जो कार्रवाई काम वो यहाँ पे कर रहे हैं, वो आरोप जाके वहां पे ये भारतीय जनता पार्टी पे लगा देते हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल से वहां की जनता खुश है। वहां पे शांति, संस्कृति और समृद्धि के लिए जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, वो एक पर्याप्त कारण है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए। और उसके लिए प्रदेश देश भर से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख चेहरों की कोई कमी नहीं है, तो पूरे देश भर से लोग वहां पे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। निसंदेह वो कार्य जनता पुनः विजय और देकर भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका देगी।
ठीक है, अनुराग जी आपके पास लौटेंगे, सुरेंद्र जी आपके पास भी आएंगे। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहता हूं। आपसे सवाल है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस से 100 से ज्यादा नेता, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी है, दूसरी ओर बीजेपी से छत्तीसगढ़ से 22 जो नेताओं को उतारा गया है, इसमें रमन सिंह शामिल नहीं है, दूसरे बड़े दिग्गज नेता भी शामिल नहीं है। तो क्या लगता है जिस तरह से क्या असम में जो है कांग्रेस की जो टीम है वहां की वो कमजोर नजर आ रही है, उस तरह से जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वहां उस ढंग से प्रचार नहीं कर पा रहा है, ये दिक्कत है। और क्या लगता है कि क्या जिस तरह से रमन सिंह या बाकी दूसरे दिग्गज नेताओं को जो है अभी प्रायोरिटी नहीं दी गई, बाकी जो नेता हैं उनको उतारा गया है, तो क्या लगता है कि इन जो छत्तीसगढ़ के जो दिग्गज नेता जिन्होंने 15 साल तक शासन किया है उनका कहीं ना कहीं आला कमान का उन पर से विश्वास कम हो रहा है? आपको क्या लगता है राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो छत्तीसगढ़ का जी नेतृत्व के ऊपर जो आला कमान ने विश्वास जताया है जी, और उनको वहां का चुनाव का विशेष पर्यवेक्षक बना करके और भूपेश बघेल जी को वहां पर भेजा है, तो इसमें एक रणनीति ये हो सकती है कि जो अभी सरकारें कांग्रेस की चल रही है या जो कांग्रेस की सरकार बनी है उसमें छत्तीसगढ़ की सरकार एक अच्छा बहुमत लेकर के आई है और अभी व्यवस्थित रूप से चल रही है और वहां पर कांग्रेस की इमेज जो है वो उस राज्य के कारण ज्यादा अच्छी बनी हुई है। तो इस चीज का लाभ उठा करके और कांग्रेस के आला कमान ने भूपेश बघेल जी को ये जिम्मेदारी दी है कि आप जा करके और असम की स्थिति को संभालें। हालांकि भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से दोनों राज्यों में काफी अंतर है जी, दोनों राज्यों की परिस्थितियों में अंतर है, दोनों राज्यों के मतदाताओं की मानसिकता में अंतर है। छत्तीसगढ़ का जो मतदाता है वो एक अलग मानस रखता है और असम का जो मतदाता है वो एक अलग मानस रखता है। वहाँ चाय बागानों का फैलाव है, तो वहाँ चावल छत्तीसगढ़ में वो उसकी जो है अर्थव्यवस्था का मूल आधार है और छत्तीसगढ़ में जो है वो चावल का है। तो राशि दोनों की एक है, चाय और चावल, लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध है ऐसी बात नहीं है। फिर भी चुनाव जीतना हर दल के लिए एक प्रमुख चीज होती है और उसके लिए साम दाम दंड भेद की जो सारी नीतियां हैं वो हर दल अपनाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और दूसरे भी दल हों जो दूसरे प्रदेशों में ज्यादा सक्रिय हैं। तो ये कहना कि इन्होंने ज्यादा लोगों को उतारा है कांग्रेस और बीजेपी के कम लोग रहे हैं, अभी हमने हाल ही के मध्य प्रदेश के उपचुनावों में भी देखा कि वहां पर भी किस तरीके से कितने बड़े बड़े दिग्गज जाकर के और चुनाव में उन्होंने भाग लिया और ये जीत जो लोगों की हासिल हुई है तो वो हुई है। तो अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ वहां जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए वहां पर प्रतिबद्ध होकर के और प्रचार का कार्य करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कोई गलत नहीं करते। भाजपा भी स्वतंत्र है, उसके पास लोग हैं, बड़े नेता हैं, केंद्र में उसका शासन है, अभी वर्तमान में भी जो है वो असम में सरकार है। तो इस प्रकार की स्थिति वो भी कोई वहां पर अक्षम है ऐसी बात नहीं है। तो इतने समय से जो पार्टी वहां शासन कर रही है उसको अलग हटाने के लिए और वहां चुनाव में जीत हासिल करने के लिए यदि कांग्रेस को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़े
तो वो कर रही है और उसने जो चयन किया है जी, वो काफी ठीक है, सोच समझ के पश्चात ही जो जी, भूपेश बघेल जी का चुनाव किया है। ठीक है। संजीव जी, आप देरी से आए लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से चर्चा चल रही है कि 22 एक तरफ है और असम में डटे हुए बीजेपी की ओर से छत्तीसगढ़ से जो भेजे गए हैं नेता, और कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल समेत जो कांग्रेस के हैं वो 100 से ज्यादा जो नेता डटे हुए हैं, क्या लगता है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? खासतौर से जिस तरह से जो दोनों ही दलों की ओर से जीत के जो दावे हो रहे हैं, क्या लगता है कि उनका आधार क्या है और किसका दावा आपको दमदार नजर आता है? क्या ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है कि वहां उनकी 100 से ज्यादा की टीम छत्तीसगढ़ की जमी हुई है, जहां पे जिस टीम ने जो है छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका और जिस तरह से सरकार बनाई, क्या छत्तीसगढ़ के मॉडल को पूरी तरह से पेश करके चलाना चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी हम ठीक उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हुआ? क्या उससे असम की जनता प्रभावित होगी? क्या लगता है आपको संजीव जी? देखिए, छत्तीसगढ़ और असम की जो बात हो रही है उसमें असम में एक छत्तीसगढ़ के काफी लोग गए हैं, काफी लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, और छत्तीसगढ़ का असम के साथ पुराना संबंध है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से अलग है और वहाँ के जो जनमानस की जो सोच है और अलग अलग होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, राष्ट्र का जो चुनाव होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है और राज्य में जो चुनाव, विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं, सबके मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा के चुनाव बहुत लोकल तरीके से लड़ा जाता है, वहाँ के लोकल स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं वहाँ पे, और जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो लोकसभा में आते हैं। मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ और है सामंजस्य है असम के बीच में, कुछ तो सामंजस्य है, पूरी तरह से नहीं है ऐसा नहीं है। देखो, बहुत काफी लोग वहाँ के चाय बागानों में छत्तीसगढ़ के लोग काम करते हैं। छत्तीसगढ़ का जो संबंध मिनी माता के समय से है और उससे पहले से भी है। वहाँ यहाँ से लोग गए थे, वहाँ पे मिनी माता असम से ही आई थी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का एक पुराना संबंध है असम के साथ। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बात कनेक्ट कर जाएगी असम की जनता को? देखिए, अब मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि संख्या बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है कि इसमें 100 लोग गए हैं, 22 लोग गए हैं या फिर कितने लोग गए हैं, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। देखिए क्या होता है कि कांग्रेस के पास अभी जो बड़े जो चुनाव हुए थे पिछले समय, जो 2018 उसमें छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य था जिसमें बड़ी मार्जिन से जीत हुई, एक तरफा जीत जिसको कहा जा सकता है, और लगातार सरकार सुरक्षित तरीके से चल रही है। अभी आप देख ही रहे होंगे कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे कुछ असुरक्षा की भावना है। मध्य प्रदेश में क्या आपको पता है, लेकिन छत्तीसगढ़ पूरी तरह सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह सुरक्षित है, और जिस तरीके से यहाँ पे घोषणा पत्र जारी किया गया था, घोषणाएं की गई थी लोगों से, किसानों से, और बिल्कुल जब भी राहुल गांधी जी आते थे तो हमेशा कहते थे कि अगर आप लोगों का कर्जा माफ नहीं हुआ 15 दिन के अंदर, 1 महीने के भीतर, तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, और तमाम तरह के जो वादे करते थे। तो इन सारी वादों को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में वहां पे गए हैं कांग्रेस के जो नेता हैं, और वो उन बातों को वहां कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब आप कहीं जाते हैं तो एक उदाहरण पेश करने की कोशिश करते हैं, तो उदाहरण पेश करने के लिए कोई लगता है संजीव जी से तकनीकी खामी है, उनसे संपर्क टूट गया हमारा। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी संजीव जी, आप थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा संजीव जी संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा डिबेट को लेट ज्वाइन किए, समय काफी आगे बढ़ गया है, तो कांग्रेस और बीजेपी का भी रिएक्शन लेना होगा, तो थोड़ा संक्षेप में अगर आप अपनी बात कहें तो। जी, मेरा यही कहना था कि जब आपके पास एक बड़ा नेतृत्व होता है और कहीं सफलता पूर्वक वो नेतृत्व काम कर रहा है, तो आपको एक बताना पड़ता है कि देखिए भाई, हमारे यहाँ जब आप विधानसभा का चुनाव है, एक विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ में हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और ये इन सारी चीजों को मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसा महसूस किया होगा कि अगर भूपेश बघेल जी को वहां पे सामने रखते हैं और सारी चीजें जो है छत्तीसगढ़ में जो चल रही हैं उनको बताएं, तो हो सकता है हम वहां की जो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहें। जी, सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी विपक्ष जो है आप पे आरोप लगाता रहा है कि जो आपने जनता से वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए, वादों में लेकर के ही आपकी कंफ्यूजन है। मंत्री नेता कभी कुछ कहते हैं, सीएम कहते हैं कि 14 वादे पूरे हो गए, कभी नेता कहते हैं कि 21 वादे 22 वादे पूरे हो गए, तो वादों को लेकर बीजेपी कहती है कि एक भी वादा ठीक से पूरा नहीं किया। तो जिस तरह से आपने अब असम को लेकर के जिस तरह से 5G जो 5 गारंटी रखी है, जिसमें सीए को लागू नहीं होने देंगे, ये भी शामिल है, क्या लगता है कि ये इफेक्टिव होगा, जनता इससे प्रसन्न होगी और आपको जो महागठबंधन है उसकी झोली में वोट जाएंगे?
शर्मा जी, निश्चित रूप से आपने जो सवाल किया है उसका जवाब जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है निश्चित रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत करने की स्थिति में है। जहां तक वादे की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में क्या कहा, 36 वादे थे जो हमारा छत्तीसगढ़ की जनता से किया गया कमिटमेंट है। एक एक वादे पर छत्तीसगढ़ सरकार कायम है। 14 जो टाइम बाउंड वादे थे उसको हमने पूरी तरह से पूरा किया, और जो 22 वादे हैं, 36 के 36 वादे हमारा कमिटमेंट है। 36 के 36 वादों में जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो प्रभावी रूप से कदम बढ़ा चुकी है, और 14 तो पूरे हो चुके हैं और बाकी जो है पूरे संपूर्ण होने की स्थिति में है। इसमें कहीं कोई दो मत है। अनुराग अग्रवाल जी ने 2 आरोप लगाए, स्टार प्रचारक जो होते हैं उसका जो खर्च होता है वो पार्टी फंड से होता है। दूसरी बात, जो सूटकेस संस्कृति है, जो एटीएम कार्ड की बात ये कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। नान और धान के जो कमीशन खोर हैं, अगस्ता और पनामा के जो कमीशन खोर हैं, अंतागढ़ के जो षड्यंत्रकारी हैं वो बेनकाब हो चुके हैं। अंतागढ़ का जो प्रकरण है लोकतंत्र को कलंकित करने का, पूरे देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा शर्मा जी, जहां एक पार्टी का सिंबल ही गायब कर दिया गया था। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो संस्कृति है वो भारतीय जनता पार्टी की है। नागपुर, लखनऊ और दिल्ली में किनको पैसा पहुंचाने जाते थे? ये जो लाल डायरी जब्त हुई थी नान के मामले में, जो मैडम सीएम का नाम था, जो इनका एड्रेस था, वो किसका है ये बताएं। ये एक तरफ तो नान के मामले में 27 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं जिसमें 2 आईएएस थे, और ये कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत करते हैं कि नान का घोटाला हुआ ही नहीं है। 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर 36,000 करोड़ का गरीबों का राशन खाने वाले जो हैं, इनका दागी चेहरा उजागर हो चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो जो पाइपलाइन में ये पूंजीवाद जो है इनका असली चरित्र है, जो इनकी संस्कृति है, इनकी विचारधारा है, पहले से उनकी मजबूरी है, इसलिए पावर उनके हाथ में देके कठपुतली बनाकर रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में। लेकिन कहीं भेजने की जब बारी आती है तो उनका कलंकित चेहरा उजागर न हो जाए, नुकसान न हो जाए, इसलिए इनसे बचते हैं। मूल बात शर्मा जी यही है, लगातार इनके द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया जाता रहा। जब चुनाव होता है, आसाम में तो कई साल मेहनत करके लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके एनआरसी का रजिस्टर तैयार किया गया, एनपीआर। अब चुनाव में ये क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों भागते हैं उससे? सीए जवाब ले लेते ना सुरेंद्र जी, जवाब भी ले लेते हैं सुरेंद्र जी, जवाब भी ले लेते हैं, समय चूंकि कम है। सुरेंद्र जी जवाब भी ले लेते हैं, उस पर वोट क्यों नहीं मांगते? ठीक है सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। अनुराग जी क्या कहेंगे? काफी आरोप लगा दिए यहाँ पर सुरेंद्र जी ने, बहुत संक्षेप में आप कहेंगे तो पूरी बात भी आपकी आ जाए। शर्मा जी शर्मा जी एक बात कहूंगा कि जहां जहां कदम पड़े संतन के तहां तहां वंठाधार। इससे पहले माननीय भूपेश जी और कांग्रेस के पूरे लोग उत्तर प्रदेश गए, बिहार गए, गुजरात गए, वहां पे कांग्रेस का क्या हश्र हुआ ये बहुत अच्छे से जानते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहे कि जब हम यहाँ पहुंचे असम में तो भाजपा हमें हल्के से ले रही थी। मतलब भूपेश बघेल जी जानते हैं कि कांग्रेस वहां बहुत हल्के स्तर पे। सचमुच इस समय असम की जनता से हल्के स्तर में तो अनुराग जी हल्के स्तर पे तो आप छत्तीसगढ़ में भी मान रहे थे। अनुराग जी हल्के स्तर पे भी तो आपने छत्तीसगढ़ में भी लिया था, जिसका नतीजा आपने देखा ही है 2018 में। मैंने वही कहा ना शर्मा जी कि ये समय तो असम में जाके माफी मांगने का उन 20 लाख छत्तीसगढ़ियों से, उनके पूर्वजों ने जो कांग्रेस के कुशासन के कारण वहां गए हैं, वहां के हिंदू की पीड़ा के दोषी हैं ये कांग्रेस सरकार, उसके माफी मांगने की आवश्यकता है। अब ये बात कर रहे थे सुरेंद्र जी, तो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने उत्तराखंड में पर्यवेक्षक के रूप में क्या कार्य करके आया, मुझे लगता है इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। लीकर, लैंड, सैंड और कोल माफिया से पूरा छत्तीसगढ़ त्रस्त है। मुख्यमंत्री के स्वयं के गृह निवास की हालत देखिए, 5 लोग की निःशंस हत्या होती है 80 दिन पहले, आज तक एक भी अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। फिर उसी विधानसभा क्षेत्र में 5 लोग की संदिग्ध मौत हो जाती है, जिसे ये आत्महत्या साबित कर रहे थे। जानकारी आत्महत्या साबित कर रहे थे, एक एक करके जानकारी अपडेट। सुरेंद्र जी आपने बात कह दी थी, अनुराग जी ने बड़े धैर्य के साथ सुना था, आप भी थोड़ा सा उनको धैर्य के साथ सुन लीजिए। अनुराग जी कहिए बात अपनी। जी मेरा शर्मा कांग्रेस का धैर्य नहीं होता, कांग्रेस सच्चाई सुन नहीं सकती। जो डर का माहौल है वो बनाने का कांग्रेस सच्चाई सुन नहीं सकती। आज तो अपराधियों का ये हाल है कि हृदय स्थल पे हत्या होती है, अपराधी वीडियो बनाकर कार्रवाई करते हैं। ये 2 साल हो गया जितने आरोप ये लगाते हैं, इस पे इन्होंने विभिन्न एसआईटी गठित की, किस पे आज तक कार्रवाई? जिस आईएएस की बात ये नान घोटाले में करते उसे आज ये गोद में बैठा के रखे हुए हैं। वास्तव में ये सरकार पूर्णतः विफल हो गई है और छत्तीसगढ़ के पैसे से असम में चुनाव लड़ने का जो प्रयत्न हो रहा है, जो सूटकेस की संस्कृति कांग्रेस की सरकार में चल रही है, अनुराग जी स्पष्ट परिणति अनुराग जी उदाहरण समय कम है, असम में जाकर छत्तीसगढ़ के पैसे से खेल खेलने का प्रयत्न कर रही है।
अनुराग जी, चूंकि समय कम है, संजीव जी से अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं। संजीव जी, जिस तरह से असम में आप देख रहे हैं कि 3S वर्सेस 5G है, कांग्रेस बीजेपी का 3S है, सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति, और जिस तरह से 5G CA को लागू कराएंगे, महिलाओं को जो उन्होंने कहा है कि गृहिणी उनको 2000 रुपये मासिक वेतन देंगे, 200 यूनिट तक बिजली माफ, और जो अन्य 2 और 5 साल में 5 लाख रोजगार। क्या लगता है कि जो बीजेपी का 3S वो पावरफुल आपको दिख रहा है, ये जो कांग्रेस का 5G है वो पावरफुल दिख रहा है? क्या लगता है कि जो 3S बीजेपी का और 5S ये भी फैक्टर बनेगा क्या? देखिए, ये जो वादे हैं, जितने प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के अलग वादे हैं, कांग्रेस के अलग वादे हैं वहां पे, और बाहरी और जो बाहर से जो लोग आने वाले जो लोग हैं असम में, आपने देखा होगा कि असम में ये इसको लेकर बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा था कि जो वहाँ जो आते हैं, जो बाहर से आते हैं, वहाँ रह जाते हैं, और तमाम तरह की जो सारी चीजें होती हैं, उसके नाम से तो एक बड़ा एक राजनीतिक दल भी खड़ा हो गया था। वहाँ के स्टूडेंट्स लोगों ने एक उस आंदोलन को शुरू किया। उसके बाद में वो राजनीतिक दल के रूप में बाहर आया और लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पे राज भी किया। लेकिन ये सारे जो मुद्दे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, इसी बात को मैं भी कह रहा था कि विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो वो जो वहाँ के जो राज्य के आधारित जो मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे होते हैं कि राज्य को किस चीजों से फायदा होगा, किस चीजों से नुकसान हो रहा है, क्या सुधारने की जरूरत है, क्या बेहतर करने की जरूरत है, वो सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए हैं, दक्षिणपंथी पार्टियां हैं और राष्ट्रवादी पार्टी हैं, तो उस हिसाब से उनके वादे हैं, अलग अलग तरीके से संस्कृति को लेकर है, वहाँ की चीजों को लेकर है। असल में आपने देखा होगा कि NRC, संजीव जी, जो कि समय समाप्त हो रहा है, बहुत संक्षेप में अगर आप खत्म करेंगे तो बेहतर होगा। जी, मैं यही कह रहा था कि NRC और सारी चीजों को लेकर असम में एक लंबे समय से सारी चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दे भी असम के चुनाव में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए, सुनील जी, आप आज की डिबेट में हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। अनुराग जी, आपका भी धन्यवाद। संजीव जी, आपका भी, और राजीव जी, आप बने रहिए, अगले मुद्दे पे भी आपसे चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में आई, और असम में कांग्रेस ने 2001 से लगातार 15 साल शासन किया, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उससे सत्ता छीन ली थी। लेकिन अब जब असम में महारण है तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ को मॉडल बनाकर असम में उतरी है, और सीएम भूपेश बघेल की कंधों पर पंजे को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। उधर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से कुछ ही नेताओं को, जिनमें रमन सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल नहीं है, उन्हें जिम्मेदारी दी है। खैर, अब इंतजार 2 मई का है, जब असम चुनाव के नतीजे आएंगे, जो ये तय करेंगे, बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता या फिर भाजपा अब की बार राष्ट्रीय राजनीति में छाएंगे।